नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूरा दहेज ना मिलने के कारण दुल्हन ने दुल्हन को मंडप पे छोड़कर भागना चाहा। तो दुल्हन के मामा ने किया ऐसा काम कि सबके होश ठिकाने आ गए। आज राघव जी की बेटी गौरी दुल्हन के जोड़े में सजी इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी हथेलियों पर रची मेहंदी, गहनों की खनक और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वो सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे पर और ना ही उसकी आंखों में वो खुशी नजर आ रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन गौरी आज खुश क्यों नहीं थी? जो कोई भी उससे मिलने उसके कमरे में आता उसकी सुंदरता की तारीफ करते करते आखिरकार यही सवाल पूछ बैठता, चांद से मुखड़ी पर इतनी उदासी क्यों? और फिर खुद से जवाब भी दे ही देता। मायके से बिछड़ने का दर्द हर बेटी की आंखों में छलकता है। यही तो बेटियों के नसीब है। परंतु गौरी किसी से कुछ बोल नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब सभी रिश्तेदार कमरे से बाहर चले गए तो गौरी उदास भाव से खिड़की के बाहर शून्य में ताकते हुए खो गई। वो सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने कितने सुनहरे सपने बुने थे, पर किसे पता था कि हकीकत उन सपनों से इतनी अलग होगी। इसी बीच उसकी छोटी बहन दिशा कमरे में दाखिल हुई। उसने गौरी की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, दीदी, आपकी आंखें इतनी सोची हुई क्यों है? क्या आप रो रही थी? दिशा कुछ देर तक गौरी को निहारती रही, फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, दीदी, मुझे मालूम है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अगर आपका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा तो अब भी समय है। आप मम्मी पापा से अपने दिल की बात कह दीजिए। मुझे पता है आप भले ही कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अब भी रोहन को चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं खुद उनसे बात कर सकती हूँ दीदी। जबरदस्ती किसी रिश्ते में बन जाना ना आपके लिए ठीक है ना उनके लिए। अपनी खुशियों को कुर्बान मत कीजिए दीदी। अरे नहीं दिशा, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से इनकार ही करना होता तो क्या मैं आज तक का इंतजार करती? और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने मम्मी पापा से कह दिया होता कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं तो वह भी मुझ पर दबाव नहीं डालते। लेकिन सोच कर देख, जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और समाज में सम्मान से जीने लायक बनाया, उन्हीं के खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? गौरी की भीगी आंखों में उदासी झलक रही थी। उसने दिशा की ओर देखते हुए कहा, और तू मेरी फिक्र मत कर। मम्मी पापा मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते हैं। ये रिश्ता उन्होंने बहुत सोच समझकर ही तय किया होगा। उनके फैसले पर मुझे भरोसा है। भीगी आंखें लिए गौरी बोली तो दिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं उस लड़के से बड़ी मुश्किल से आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में। और वैसे भी मुझे भी वो कुछ ठीक नहीं लगता। जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना, इससे पहले कि दिशा अपनी बात पूरी कर पाती, कमरे का दरवाजा खोला। अरे दिशा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। मियाँ जी कमरे में दाखिल होते हुए बोली, ये चाबी लो और स्टोर रूम से मिठाई के डिब्बे ले आओ। जल्दी करो जरा। मीना जी की आवाज सुनते ही दिशा अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। लेकिन गौरी का चेहरा हैरानी और असमंजस से भर उठा। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी जो सिर दिशा की ओर उठी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़की वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। फिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनकी बातें हो रही हैं? गौरी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। दिशा ने चुपचाप चाबी ली और मिठाई के डब्बे लेने के लिए कमरे से निकल गई। गौरी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, माँ,
मुझे पापा से बात करनी है। वो कहाँ है? अरे बिटिया, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू भी आराम से बैठ, मैं तेरी सहेलियों को यहाँ भेज देती हूँ। मियाँ जी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन गौरी का मन बेचैन था। वो ही जानती थी कि रोहन की यादों को भुलाने के लिए उसने कितनी कोशिशें की थी। अपने दिल को समझा बुझाकर, अपने जज्बातों को दबाकर उसने इस रिश्ते के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। से गौरी की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वो कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार करके गौरी जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी अमित और उसके दोस्तों ने प्रेशर की रैंकिंग के नाम पर गौरी को घेर लिया। अकेली खड़ी गौरी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहन, जो अमित का क्लासमेट था, उसकी नजर डरी सहमी और घबराई गौरी पर पड़ी। अबे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। या पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने? रोहन ने गुस्से में कहा। तो अमित बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। रोहन के इतना कहते ही अमित और उसके दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, रोहन ने गौरी का हाथ थामा और उसे वहां से सुरक्षित बाहर ले आया। गौरी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। उस दिन से गौरी के दिल में रोहन के लिए एक खास जगह बन गई। वो रोहन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात गौरी को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर गौरी की रोहन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही न चला। इधर जब गौरी के माता पिता गौरी की शादी के बारे में सोचने लगे थे तो एक दिन गौरी ने उन्हें रोहन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि रोहन की कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है तो राघव जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इधर जब रोहन ने अपने माता पिता को गौरी के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई तो वह उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गई। उनके लिए जाति से ज्यादा उनके बेटे की खुशी और होने वाली बहू के संस्कार मायने रखते थे। परंतु अनजातीय विवाह के लिए गौरी के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये जानकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी ने बरसक कोशिश की अपने पिता को मनाने की और ये भी कहा कि रोहन से अच्छा लड़का उसे कभी मिल ही नहीं सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर वह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन राघव जी का दिल नहीं पिघला। गौरी, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। रोहन से अब दोबारा मिलने की बात तो दूर, उसका नाम भी मत लेना। यही तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर होगा गौरी। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आनंद फानंद में उन्होंने गौरी की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी दिए। वो तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है जो उनकी बेटी का ख्याल खूब अच्छे से रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। गौरी का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन में स्वयं को रोहन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उसने चुपचाप उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद गौरी ने कॉलेज आना बंद कर दिया क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रोहन का सम्मान कर सके। अब वो घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वो एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी ताकि रोहन से माफी मांग सके।
लेकिन उसे अपने सामने देखकर बात करना तो दूर, वो उसे नजर तक मिला नहीं पा रही थी। तभी रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना गौरी? मुझे माफ कर दो रोहन। इतना कहते कहते गौरी की आंखें भर आईं। तो रोहन ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गौरी, तुमने तो अपनी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूंगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ खड़ा पाओगी। पुरानी यादों में खोई गौरी अचानक वर्तमान में लौट आई, जब उसकी कजिन्स उसके कमरे में आकर बोल पड़ी, अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूबसूरत रची है दुल्हन की। लगता है तुम्हें अपने पति से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। मैं सब उसे छेड़ते हुए हंसने लगी, लेकिन गौरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी बातों के जवाब में वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं अभी आती हूँ, कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज आई, देखिए समधी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हम गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते। आपके कहे अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख कैश का इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में बाकी के खर्चे भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे टाइम पर 20 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए राघव जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी? उन्होंने मीना जी ने पूछा। तो राघव जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मीना, अब इतने कम समय में हम पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? और अगर कर भी दिया तो हमारी छोटी बेटी का क्या होगा? उसकी पढ़ाई, शादी सब कैसे करेंगे? कहते हुए राघव जी का स्वर रुआसा हो गया। उसी समय गौरी को अपने सामने खड़े देखकर राघव जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छिपाई आपने मुझसे सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख दे रहे हैं। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, बारात किसी भी वक्त आती होगी। मीना जी ने कहा तो गौरी बोली, लेकिन माँ, ये सब तो गलत है ना। एक और तो आप अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन कर रहे हैं। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं गौरी बेटी, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब इंतजाम हो जाएगा, राघव जी ने कहा। तो गौरी बोली, पापा, बात ये नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं, बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरा स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है और ये हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तू ये भी तो सोच, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेगा ही ना वो लोग। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो? अगर वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? गौरी, तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने पिता से इस तरह से बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए मीना जी ने गौरी को वहां से भेज दिया और फिर आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए बोली, क्या सोचा है आपने? कैसे करेंगे पैसों का इंतजाम? तभी राघव जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से, मुझे यकीन है कि वे हमारी बात को जरूर समझेंगे, और अगर ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर गौरी ये सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। फिर खुद से ही बोल उठी, कुछ समझ नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ?
पर चुप बैठने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। क्या मुझे राहुल जी को फोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। शायद वो इस दहेज नाम की बुराई के पक्षधर नहीं होंगे। गौरी ने राहुल को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन गौरी बार बार फोन करती जा रही थी। आखिरकार राहुल ने फोन उठाया और बोला, क्या बात है गौरी? 10-10 मिस कॉल, ऐसी क्या बात हो गई? राहुल जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। लेकिन गौरी, आज हमारी शादी है, अब उससे ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज, बहुत जरूरी बात है राहुल जी। तो ठीक है, बारात घर से निकल चुकी है, आधे घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? राहुल जी, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, कहकर गौरी ने फोन रख दिया। अब गौरी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ देर बाद जब बारात पहुंची तो गौरी बड़ी बेसब्री से राहुल का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कुछ देर बाद राहुल नहीं आया तो उसने फिर से उसे फोन लगा दिया। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और राहुल भड़कता हुआ अंदर आया। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा गौरी, तो तुम शादी तक का भी इंतजार नहीं कर सकी? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल से यहां तक आ पाया हूं? अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ करना राहुल जी, बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे, तुम इस बात पर परेशान हो रही थी? इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के जमाने में ये सब तो आम बात है। इसका इतना बड़ा इश्यू बनाने वाली क्या बात है? इसका मतलब आपको दहेज देने से कोई ऐतराज नहीं है? गौरी ने हैरानी से पूछा। तो राहुल बोला, क्यों, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? वैसे भी ये सब तो बड़ों की बातें हैं। और गौरी, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारी जाति में तो 10 लाख का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति राहुल की बात सुनकर गौरी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विचार ऐसे भी हो सकते हैं। फिर वो बोली, लेकिन जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब तो आपने यही कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं, कुछ भी गलत होता देखते हैं तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते ही कुछ और है। ओह, कम ऑन गौरी, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गुस्से से बौखलाते हुए राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। तो गौरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहां से आ गई? और वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे गौरी, तो क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, राहुल ने कहा। तो गौरी बोली, तो ठीक है, ये शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। गौरी का स्पष्ट सा जवाब पाकर राहुल हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है गौरी, तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं अभी अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यही खत्म किए देता हूँ। मैं समझा लूंगा अपने पापा को, इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश हो ना? अब मैं बाहर जाता हूँ, देर हो रही है और बाहर सब लोग ये सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए राहुल बोला और झट से बाहर निकल गया।
राहुल की बातों से गौरी संतुष्ट तो नहीं थी, परंतु अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वो चुप रह गई। परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने गौरी को फोन किया और कहा, गौरी, मैंने पापा से बात कर ली है, वो भी मान गए हैं। ठीक है राहुल जी, धन्यवाद, कहकर गौरी ने फोन रख दिया। परंतु राहुल के विचार जानकर इतना तो उसे समझ में आ ही गया था कि वो इसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों की सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। गौरी वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार हो ना? कमरे में आते हुए गौरी की सहेली नेहा ने कहा। तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए गौरी बोली, हाँ नेहा, बिल्कुल तैयार हूं। देखकर बता तो कोई कमी तो नहीं लग रही? एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। ये सुनते ही गौरी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। तो नेहा बोली, बस भी करो गौरी, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छिपाने की? अब भी समय है तुम्हारे पास, मना कर दो शादी के लिए। क्या नेहा, तू भी वही बात लेकर बैठ गई? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं ये शादी क्यों कर रही हूं। तभी दिशा अंदर आते हुए बोली, हाँ, आप ये शादी पापा के कहने पर कर रही हो, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हो। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो कि किसी कायर की तरह मैं यहां से भाग जाऊं और छोड़ दो अपने माता पिता को इस कलंक के साथ एक अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए? सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे मेरे मम्मी पापा, हरगिज नहीं। इतनी स्वार्थी में नहीं हो सकती जो बीच मझधार में अपने मम्मी पापा को छोड़कर चली जाऊं। गौरी, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटा, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मीना जी ने बाहर से आवाज लगाई। जी बा, हम अभी दीदी को लेकर आ रहे हैं, दिशा ने कहा। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही गौरी बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। गीत बजने लगे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। राहुल की हाइट से मैच करने के लिए गौरी को हील्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती गौरी जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर बिछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी दिशा और नेहा ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? मीना जी ने पूछा तो गौरी बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। दिशा जल्दी से जाकर गौरी के लिए दूसरी सैंडल लेकर आई। इस दौरान स्टेज पर बैठा राहुल ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की जहमत नहीं उठाई। वरमाला संपन्न होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो राहुल धीमी आवाज में गौरी को झिड़कते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी। और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल पहनकर आती, अपना नहीं तो कम से कम मेरे सैंडल का तो ख्याल किया होता। राहुल के मुंह से ऐसे करवाहट भरे शब्द सुनकर गौरी आश्चर्यचकित थी। राहुल जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, उल्टा आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। मन ही मन गौरी सोचने लगी, लेकिन उसने राहुल से कुछ ना कहना ही उचित समझा। सभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे, तो दूसरी ओर संगीत की आवाज ऊंची हो गई और राहुल के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। कुछ देर बाद वह लोग राहुल को भी डांस करने के लिए ले गए। इधर गौरी को भी उसकी सहेलियों ने अपने पास बैठा लिया। फेरे होने में काफी समय बाकी था। गौरी उदास बैठी थी तो उसकी सहेलियां उसका मूड ठीक करने के लिए
उसके साथ हंसी मजाक करने लगी। परंतु राहुल की तीखी बातें धैर्य रहकर गौरी को दिल को आहत कर रही थी। फिर खुद से बोल उठी, कहाँ वो राजन जो मेरी आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और कहाँ ये दूरी राजा जिन्हें अपने होने वाली पत्नी की परेशानी से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड की चिंता है। कुछ देर बाद जब म्यूजिक बंद हो गया तो राहुल के सभी दोस्त खाना खाने चले गए। गौरी ने देखा कि राहुल वहां नहीं था। बैठे बैठे गौरी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो मीना जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। दिशा और नेहा उसे वहां से ले गई, परंतु जैसे ही वह तीनों कॉरिडोर की तरफ जाने लगी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वाह राहुल, मजा आ गया, क्या शानदार पार्टी थी। लेकिन यार, फिलहाल तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन कभी ना कभी तो गौरी भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा। अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या परेशानी है। मुझे तो किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। ये बात तो मैं पहले से ही जानता था कि गौरी दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को ना संभालता तो वो शादी करने से मना कर देती, और अगर ऐसा होता तो मेरी और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। बस फिर क्या था, इस बात के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी भी मांगी, और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वो आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी देने को भी तैयार हो गई। बस लेन देन की कोई भी बात गौरी के सामने नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। जी तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता। दोस्त ने कहा तो राहुल बोला, हाँ रिश्ते तो बहुत मिल जाती, दहेज भी खूब मिलता, पर यार गौरी जैसी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिलना कोई आसान बात तो नहीं थी। और तुझे मालूम है कि मैं किसी अनपढ़ गंवार या कम खूबसूरत दिखने वाली लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए थी, और फिर दिमाग तो उसका मैं शादी के बाद ठिकाने लगा ही दूंगा। राहुल की बात सुनकर गौरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी राहुल के दोस्त ने कहा, लेकिन राहुल, तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तेज तरार और दबंग राहुल कहीं भाभी के सामने भीगी बिल्ली बना रह जाए। बस एक बार शादी हो जाने दी, जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसको तो मैं सूद समेत लौटा ही दूंगा। सबसे पहले तो उसकी वकालत छुड़ाऊंगा, जिसके बल पर उसकी कुछ ज्यादा ही जवान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर काट कर मैंने भी उसकी जुबान पर ताला ना लगा दिया तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। ये सारी बातें सुनकर गौरी हक्की बक्की रह गई। वहीं दिशा और नेहा की भी हैरानी का ठिकाना ना रहा। इससे ज्यादा गौरी और कुछ ना सुन पाई। वहां से दौड़ती हुई वो अपने कमरे में चली गई और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर दिशा से भी रहा न गया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। राघव जी उस समय मंडप की तैयारी देख रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बेटी, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बात है? राघव जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर राघव जी गौरी के कमरे में गए तो उनके पीछे पीछे मीना जी और उनके छोटे भाई यानी कि गौरी के मामा भी आ गए। उनके अंदर आते ही दिशा बोली, पापा, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप बीवी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? दिशा, क्या अपने बड़ों से बात करने का ये तरीका होता है? मीना जी ने गुस्से में कहा तो दिशा बोली, माँ, मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है। इस समय तो मुझे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा है।
एक बार नजर उठाकर देखी तो सही अपनी बेटी की तरफ। क्या हालत हो चुकी है उसकी। गौरी बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? राघव जी ने पूछा, लेकिन गौरी चुप रही। तभी राघव जी बोले, बेटी विश्वास रख, राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, बड़े नसीबों से मिलते हैं सरकारी नौकरी वाले लड़के। गौरी के मामा ने कहा तो गौरी बोली, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं, पैसों से मिलते हैं। बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने, लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए बाबा। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांग कर कोई चीज देता है तो वो भीख कहलाती है, और मांगने वाले भिखारी। आप ही देख लीजिए, आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी गौरी के मामा बोले, गौरी बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी में बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी गौरी ने एक नजर उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ ना बोले तो गौरी ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। गौरी के कहने पर सब लोग वहां से बाहर आ गए और अकेले में गौरी फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अपने माँ बाप, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों का मुहूर्त नजदीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण गौरी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। नेहा ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई। लेकिन गौरी के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वो किसी कठपुतली की तरह वो सब करती जा रही थी। फिर ये समाप्त होने के बाद राघव जी ने अपनी बेटी गौरी का कन्यादान किया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो गया था और इसके साथ ही दुल्हन बनी गौरी की बची कुची उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो राहुल के पिता ने कहा, समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की, पहले दहेज का सामान तो देख लें। तो राघव जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो राहुल के पिता लगभग घुर्राते हुए बोले, अरे राघव जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख कैश आया है और ना ही हमें कोई नई गाड़ी यहाँ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो बेटा राहुल, अगर ये लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बिना दुल्हन लिए ही बारात यहां से जाएगी। राहुल के पिता ने कहा। लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ, उल्टा उसने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राहुल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है? छोड़ दे इस लड़की को। जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आ जाता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। राहुल, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो गौरी के मामा बोले, जी जरूर जाएगा राहुल आपके साथ। ऐसा कहते हुए वे अंदर गए और राहुल को अपने साथ लेकर आ गए। राहुल को देखकर वह सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। ये सब देखकर गौरी हक्की बक्की रह गई। अगर राहुल सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? ये सोचते हुए गौरी ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सहरा हटाया, देखते उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। ये सपना खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए वो बस उसे देखती ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रोहन खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? और राहुल, तुम अंदर क्या कर रहे थे और वो भी इस हालत में? गुस्से में तमतमाते हुए राहुल के पिता बोली। तभी राहुल ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था
न जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। ये क्या बदतमीजी है राघव जी, मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। राहुल के पिता गुस्से से तिल मिलाते हुए बोले। तो राघव जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले दिशा बेटी सुनाना तो ये इनके सुपुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए दिशा ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने राहुल और उसके दोस्त के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर ही रिकॉर्डिंग सुनकर राहुल और उसके माता पिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल जिस समय राहुल ये सब बातें बोल रहा था उसी समय दिशा ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब यहां से निकलते हो या धक्के मारकर बाहर निकाली। तभी राहुल की गौरी की ओर बढ़ा और बोला, मुझे तो पहले से ही तुम्हारा नियत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गौरी। तभी रोहन गुस्से से बोला, खबरदार, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो वो हाल करूंगा कि कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। तभी दिशा बोली, अरे जीजा जी, आपकी तकलीफ उठाते हैं, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ ना, पुलिस के हाथ में सब सबूत दे दूंगी और फिर पुलिस इनका वो हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी देर में राहुल के पिता अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपना सा मुंह लेकर निकल गए। फिर राघव जी गौरी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, गौरी बेटा, अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में रोहन के माता पिता भी वहां आ गए। गौरी और रोहन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर गौरी राघव जी की ओर देखती हुए बोली, लेकिन पापा, ये सब कैसे हुआ और रोहन यहाँ कैसे पहुंचे? तो राघव जी ने कहा, गौरी बेटा, हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी उस समय दिशा ने हमें राहुल की रिकॉर्डिंग की गई अब आवाज सुनाई और उस नीच इंसान के तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर कलेजा जलने लगा था मेरा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो तो भला हो तेरी बहन दिशा का, जिसने हमें रोहन और उसके माता पिता से बात करने का सुझाव दिया। मेरी सच कहूं तो अपनी बिरादरी के लोगों का ये हाल देखकर मुझे समझ में आ गया कि इंसानियत से बढ़कर और कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरे मामा और दिशा को लेकर रोहन के घर चला गया और रोहन के माता पिता से इस विषय में बात भी की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकृति दे डाली और दूल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए गौरी अपने पिता के गले से लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर राघव जी रोहन के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज देने से साफ इनकार किया है, लेकिन ये 10 लाख रुपए मैं आप दोनों को विवाह के उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, मना मत कीजिएगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने पैसे आगे बढ़ाए तो रोहन बोला, नहीं पापा, हमें समझने में शायद आपको कुछ गलती हुई है। मैं 10 लाख रुपए तो क्या, एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो वो है आप लोगों का आशीर्वाद। और गौरी की चिंता बिल्कुल ना करें, आपकी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। रोहन के विचार जानकर राघव जी और मीना जी के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए थे। मीना जी और राघव जी ने हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। गौरी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसे मायके की याद भी नहीं आती थी। रोहन एक बहुत बड़ा वकील था और गौरी की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब गौरी ने रोहन से बात की कि वो वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है तो रोहन ने ऐसा करने उसे साफ मना कर दिया। ये सुनकर गौरी हैरान हुई तो रोहन बोला, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे,
क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और जज की परीक्षा? गौरी हैरान रह गई। हाथस ने गलत किया है। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। रोहन के कहने पर गौरी ने सिविल जज का एग्जाम देने के लिए ही जान से पढ़ाई शुरू कर दी और आखिरकार एग्जाम क्लियर कर लिया। परिणाम सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ी वो। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया। आज गौरी और रोहन के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठे हुए गौरी के पास रोहन का फोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए कहाँ घूमने चलना है? आज हमारी शादी की सालगिरह के दिन। रोहन ने पूछा तो गौरी बोली, सॉरी रोहन, आज तुम्हारा कहीं जाना नहीं हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है कि वह अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और उसका बयान मैं खुद लेने चाहती हूँ। तो रोहन ने कहा, गौरी, हम दोनों के बीच ये स्टोरी कहाँ से आ गई? तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या है? फिर कभी सही। चलो शाम को मिलते हैं। कहकर रोहन ने फोन रख दिया और गौरी गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहा रही थी। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालत ऐसी थी, देखकर गौरी की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए उसने बयान लेना शुरू किया। तो वो लड़की, जिसका नाम मीरा था, कांपते स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 20 लाख दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। मेरे माता पिता ने जैसे तैसे कर्ज उठाकर उनकी मांग पूरी की, लेकिन इस सबसे भी उनका पेट नहीं भरा। तो शादी के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर आए। दिन मुझे मायके से पैसा लाने को कहती और अगर मैं मना कर देती तो मेरे पति मुझे मारने पीटने लगता। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन तो मैंने मन पक्का कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने पापा से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकालकर बहुत बुरी तरह से मारा। जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं किसी भी तरह से नहीं मानने वाली हूँ, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया और फिर माचिस की तिल्ली कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। क्या कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है? सोच सोचकर गौरी का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वो लड़की बोली, वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मेरी मदद को आ गए। नहीं तो दर्द के कारण मीनू फिर से करहाने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब होगा। गौरी के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया और जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वह कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें देखकर गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लोग और कोई नहीं बल्कि दहेज के लोभी राहुल और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही गौरी के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद ये किसी और लड़की को अपना शिकार ना बना पाती। राहुल और उसके माँ बाप ने भी गौरी को पहचान लिया। गौरी ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी राहुल के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर गौरी ने कहा, आप तो चुप ही रहे तो बेहतर होगा। आप जैसे दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं, मुझे सब मालूम है। फिर गौरी ने राहुल के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलाया और बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। राहुल के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सजा सुनाई, जबकि राहुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ हर्जाने और जुर्माने के तौर पर मीनू को 30 लाख देने का हुक्म दिया और ये भी कहा
कि यदि मुआवजे की रकम तय समय में नहीं चुकाई गई तो सजा की सख्ती के साथ साथ अवधि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सजा सुनते ही राहुल के पिता गिड़गिड़ाने लगे। गौरी बेटी, हम पर रहम करो, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। लेकिन गौरी ने उनकी एक ना सुनी। अदालत का फैसला अंतिम है, इतना कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठ गई। आज राहुल और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाह की सजा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।